नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो एज आई टोल्ड यू इन डिस्कशन forum that I am not feeling well, so from today onwards the all classes will be recorded for at least 1 week. So for this week only I will be taking only recorded classes. I will not take any live class. And जो आपका 360 वाला सेशन होगा रात का, मोस्ट प्रॉबेबली वो कोई और फैकल्टी आपको कंटिन्यू कराएगी अभी एक हफ्ते के लिए। उसके बाद से मैं उस सेशन को कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है। तो पॉलिटी का जो हमारा पार्ट बचा हुआ था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सबऑर्डिनेट कोड्स वाला हमारा पार्ट हम कर रहे थे। सबऑर्डिनेट कोड्स में अगर हम बात करें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, इनको लोअर कोर्ट्स भी बोला जाता है क्योंकि ये हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं। हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी और कंट्रोल करने के पावर होते हैं इन कोर्ट्स पर, मेनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या उससे लोअर लेवल पे ब्लॉक या तालुका लेवल पर ये काम करते। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक पार्ट 6 में इनके बारे में मेंशन्ड है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स मेनली आते हैं। मेन फीचर्स में अगर हम डिवाइड करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, अगर हम कैटेगरीज देखें तो मेन इसमें 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये होता है सिविल केसेस के लिए। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सेशन जज कोर्ट, ये होता है क्रिमिनल केसेस की। जब सेम जज क्रिमिनल केसेस सुनता है तो उसको बोलते हैं सेशन जज कोर्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिविल कोर्ट्स आते हैं आपके, और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये आपको जैसे जो नगर निगम होते हैं जिन शहरों में बेसिकली जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। तो 10 लाख से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन में आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट दिखेगा। फिर फैमिली कोर्ट, जो मैरिजेस डाइवोर्सेस के जो केसेस होते हैं उनको सेटल आउट करने के लिए यहाँ पे ये फैमिली कोर्ट्स बनाए जाते हैं। लोअर कोर्ट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, इसमें सिविल साइड भी आएगी और सेशन साइड भी आएगी, ठीक है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है। क्रिमिनल केसेस ये सुन सकते हैं जिसमें पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स तक की दी जा सकती है, ठीक है। तो जिनमें 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट दी जा सकती है वहाँ पे ये केस सुन सकते हो। उससे ज़्यादा की पनिशमेंट होगी तो इनसे ऊपर वाले कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं अलग अलग फोरम्स में, जैसे निर्भया केस के बाद रेप केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, ठीक है। अभी एनआईए एक्ट के अंदर जो यहाँ पे आपके एनडीपीसी एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, जो ड्रग्स या नारकोटिक सब्सटेंस है उनके लिए बना दिया है। फिर ईडी के लिए भी बनाया है कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो उनके भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं। देन वी मूव टू सीबीआई कोर्ट। सीबीआई के अंडर ये काम करता है, सीबीआई एक्ट से ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। सीबीआई के अंदर जितने भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, जो भी वो प्रोसीडिंग्स कर रही होगी तो वो अपने ही चार्जशीट जो है वो अपने कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ऐसे ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है, उसमें अगर उसने किसी को अरेस्ट किया है तो वो जाके वहाँ पे किसके पास जा सकती है, एनआईए कोर्ट के पास। बच्चों से रिलेटेड जो केस होंगे वो पॉक्सो कोर्ट में देखे जाएंगे। पॉक्सो एक्ट के अंदर ये प्रोविजन लाया गया था। एनडीपीएस, अगर जैसा मैंने बताया कि ड्रग रिलेटेड जो केसेस हैं उसमें एनडीपीएस देखेगा, और वहीं पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ये केसेस जा सकते हैं। टाडा कोर्ट बनाया गया था ये टेररिज्म रिलेटेड केसेस के लिए, ऑलरेडी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं आपके, अगर सिविल केसेस सुन रहे हैं तो मुंसिफ कोर्ट, और वहीं पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर 3 साल तक की सजा किसी भी केस में सुनाई जाती है क्रिमिनल केस में, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ये आप बेसिकली बोल सकते हो सब ब्लॉक लेवल जो होता है वहाँ पर आपको ये कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। और एकदम जो सबसे ग्राउंड में होता है वहाँ पे आएंगी ग्राम कचहरी या ग्राम न्यायालय। स्ट्रक्चर और जुरिस्डिक्शन क्या होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरीके से ये कोर्ट्स रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, मतलब कितने जजेस होंगे यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, कितने एरिया को ये कवर करेगा। तो सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जुरिस्डिक्शन, नॉमनक्लेचर के जज का नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे रखी है। मेनली अगर हम इसमें बात करें तो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, एग्जीक्यूटिव और रेवेन्यू कोर्ट्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव और रेवेन्यू कोर्ट जो आप लोग चलाने वाले हो जब आप डीएम और एसडीएम बनोगे
तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव और रेवेन्यू कोर्ट आपके हाथ में आएगा। बाकी जो जुडिशल सर्विसेज से जाते हैं उनके पास सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट हाईएस्ट अथॉरिटी होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी सिविल और क्रिमिनल मैटर्स आते हैं उन सब में ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब डायरेक्टली इसके पास आप मूव कर सकते हो, या फिर जो ग्राम लेवल से जो नीचे से हमने अभी सीक्वेंस देखा था कोर्ट में, वहाँ से मूव करके बाय द वे ऑफ अपील भी जा सकते हो। इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होते हैं, क्योंकि इन कोर्ट्स के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ की आप बोल सकते हो वहाँ पे अपॉइंटमेंट होना है, उनका मैनेजमेंट, वो सारा काम इन्हें देखना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। डिस्ट्रिक्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स आ रहे हैं उन सबको सुपरवाइज करने का काम है, तो सुपरवाइजरी पावर है। इनने जो भी डिसीजन लिया उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, लेकिन वो अपील कहाँ पे होगी? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे इनको पनिश करने के पावर है कि किसी भी टाइप की ये पनिशमेंट दे सकते हैं, इवन कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा देना है, कैपिटल मतलब यहाँ पे होता है डेथ सेंटेंस, ठीक है। तो इवन किसी को ये फांसी की भी सज़ा सुना सकते हैं, लेकिन जब ये फांसी की सज़ा सुनाते हो तो उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट से होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इनके केवल इनके सुनाने पे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, जब हाई कोर्ट भी उस पर मोहर लगा देगा, कंफर्मेशन दे देगा, तब जाके कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर हाई कोर्ट के जजेस आ जाएंगे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ जाएंगे, फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, फिर हाई कोर्ट के जजेस। इसके बाद ये सीक्वेंस है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर करता है हाई कोर्ट के साथ बातचीत करके। क्वालिफिकेशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट की सर्विस में ना हो, और 7 साल के लिए या तो प्लीडर रहो या एडवोकेट रहो। हाई कोर्ट ने उसका नाम रिकमेंड किया। अदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? तो गवर्नर करेगा हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, साथ में जो स्टेट पीसीएस है उसके साथ कंसल्ट। डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन आ जाएंगे? तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ सिविल सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज और चीफ जज ऑफ स्मॉल कोर्ट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जज की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आगे अब हमें डिस्कस करना है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, दैट इज नालसा, NLSA। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नालसा को हमने बनाया क्यों? तो सबसे पहले ये समझे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो DPSP के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनमें लिखा हुआ है आर्टिकल 39A में कि हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आपको लीगल एड प्रोवाइड करना है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। लीगल एड दैट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड करना है, ये आर्टिकल 39 में लिखा है। दूसरा आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि सारे सिटीजन्स को लॉ के अकॉर्डिंग इक्वली ट्रीट किया जाए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात आती है कि लॉ के समक्ष सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल बिफोर लॉ, ये बात कर रहा है आर्टिकल 14। अब किसी के पास कोई एडवोकेट है, प्राइवेट एडवोकेट उसने हायर किया हुआ है, ठीक है। अब वो बढ़िया NLU से पढ़ के आया है, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आ रहा है, वो अच्छे खासे कॉलेज से आया, ठीक है। किसी ने सपोज मान के चलो जैसे किसी ने कपिल सिब्बल को हायर कर लिया, और उसके सामने अब एक कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ का एक लोकल वकील है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है जितना ये एडवोकेट उसका केस स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यहाँ पे तो अब उसके पास तो इतना, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो किसी एक एडवोकेट को हायर कर सके। तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस होते हैं, जैसे एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? तो बेसिकली ये गवर्नमेंट के साइड से प्रोवाइड किया जाने वाला या कोर्ट के साइड से प्रोवाइड किया जाने वाला सरकारी वकील है, जो कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। और ये सब क्यों हो रहा है? ताकि आर्टिकल 39A और 14 इन दोनों को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे बाद में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाएगी। कब बनाएगी? तो 1987 में एक्ट पास किया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट, फिर उसको इनेक्ट किया गया 95 में। उसके थ्रू NLSA का जन्म होता है। मेन काम क्या है?
तो जितने भी वीकर सेक्शंस हैं जो यहाँ पे लीगल सर्विस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। एनएलएस एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा, तो लीगल एड रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करने के बाद उनकी मॉनिटरिंग करना। जो भी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, लीगल सर्विसेज में जो भी पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स हैं तो वहाँ पे उन पॉलिसीज़ को बनाना और उन प्रिंसिपल्स को उन पॉलिसीज़ में अप्लाई करना, ये इसका काम है। ठीक है, फिर एक लीगल सर्विस कमेटी बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी, हाई कोर्ट लेवल पे लीगल सर्विस कमेटी बनाई जाएगी और डिस्ट्रिक्ट और तालुक लेवल पे भी इसी तरीके से फॉर्मेशन होंगे। तो हमने बोला ऊपर से नीचे सुप्रीम कोर्ट से लेके और नीचे ग्राम लेवल तक हमने सारे जगह पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या फिर कमेटी का क्रिएशन कर दिया है। और इनका काम क्या रहेगा कि जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराना। तो एट दी एंड हमने जो आर्टिकल 39A का गोल था फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, उसको हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। एनएलएसए के मेजर फंक्शन क्या होंगे, तो फ्री लीगल एड, एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे इनने जैसे लिखा वीकर सेक्शन, ठीक है। तो अब वीकर सेक्शन की उनने डेफिनेशन अपने एक्ट में दे रखी है कि कौन वीकर सेक्शन में आएगा कौन नहीं आएगा। सपोज जैसे हम बोलते हैं ना EWS, तो हमने बोला एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, 8 लाख पर एनम से कम यहाँ पे इनकम होनी चाहिए तब EWS में आएगा। तो ऐसे इन्होंने अपने कुछ क्राइटेरियाज दे रखे, अगर उनको फुलफिल होगा तभी वो वीकर सेक्शन में आएगा, उसको ही फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। लोक अदालत का कंसेप्ट लेके आए ये लोग जो जन सुनवाई होती है कि बेसिकली क्या होगा, मल्टीपल केसेस जो रहेंगे, एक जज बैठेगा, जैसे यहाँ पे मान के चलो एक जज ये बैठ गया, ठीक है, इसने ऐसे अपनी अदालत लगाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ गए, ये सारे अपने केसेस लेके आए, एक दिन ये बैठेगा सारे केसेस वहीं पे सुनेगा और वहीं पे इंस्टेंट सेटलमेंट कर देगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लोक अदालत का लेके आए। तो लोक अदालत लगाने का इनने बोला लोगों के बीच में लीगल अवेयरनेस फैलाना है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, ठीक है। जैसे अभी आउट ऑफ कोर्ट कहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है, किस चीज़ के लिए कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये लोग बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लीगल अवेयरनेस कैंप्स भी लगाएंगे, ये कैंपस नहीं होगा कैंप्स होगा, ठीक है, यहाँ पे कि रूरल एरियाज़ में लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे और जितनी भी लीगल सर्विसेज हैं उनको फ्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब लीगल सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा आपका, तो जैसे कोर्ट की फ़ीस, अगर वो यहाँ पे कैपेबल नहीं है, ऑलरेडी वीकर सेक्शन में आ रहा है, तो कोर्ट फीस माफ़ की जाएगी उसके लिए। लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा अगर लॉयर नहीं है उसके पास। फिर उसके बाद जैसे कोर्ट उस केस में कोई भी सुनवाई कर रहा है तो कोर्ट वहाँ पे कोई ऑर्डर निकाल रहा है या कोर्ट को किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज़ या उन ऑर्डर्स की सर्टिफाइड कॉपीज़ जो वहाँ पे पर्सन है उसको प्रोवाइड करना। अब मान के चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई फैसला आया, अब जो वो पर्सन है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, अब उसको चैलेंज करना है आपको हाई कोर्ट में, तो उसको अपील के लिए तैयार करना कि किस तरीके से अपील किया जाए। फिर इसके अलावा अगर वो कोई रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करता हुआ बंदा है, ठीक है, जैसे सपोज वो बोलता है मराठी, ठीक है, और जजमेंट आया है इंग्लिश में, तो अब इंग्लिश से इसको मराठी में ट्रांसलेट करने का काम भी किसका रहेगा, नालसा का। तो ये फ्री लीगल सर्विसेज के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक टर्म आया लोक अदालत, तो लोक अदालत का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जितने भी केसेस ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम से या तो पेंडिंग है, सालों से चले आ रहे हैं, इन केसेस में कुछ भी नहीं हो रहा है इधर, या फिर ये प्री लिटिगेशन स्टेज पर है। प्री लिटिगेशन मतलब क्या हो गया कि अभी इसमें कोर्ट में केसेस को रजिस्टर नहीं किया गया है, ठीक है। कोर्ट में एक होता है डॉक्यूमेंट देना, डॉक्यूमेंट देने के बाद वहाँ पे डेट आती कि इस दिन इसकी सुनवाई होगी, तो बस डॉक्यूमेंट दिया, भी डेट वेट कुछ नहीं आई है, तो प्री लिटिगेशन केस पे यहाँ पे ये सुनवाई कर सकते हैं। दूसरा क्या, ऐसे केसेस जिनमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है या सेटलमेंट पॉसिबल है, वो सारे केसेस यहाँ पे आएंगे। अब जैसे सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, अब मर्डर में 302 के अंदर उसको सज़ा हो रही है, तो 302 में तो कोई सेटलमेंट हो ही नहीं सकता है ना, वो बोलेगा मैं इसको मारूंगा इसने मुझे मारा है, तो
मेरे फैमिली मेम्बर को मारा तो उसके बदले में बदला लेने के लिए मैं इसका मर्डर करूँगा, तो वहाँ पे सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस यहाँ पे नहीं सुने जाएंगे। केसेस कैसे सुनेंगे? जैसे सपोज किसी के घर पे कोई चोरी हुई, ठीक है, किसी के घर पे कोई चोरी हुई, चोरी में किसी ने उसके घर से कोई सामान उठा लिया, जैसे हमने बोला कि वो टीवी उठा के ले गया, अब वो चोर पकड़ा गया। अब वहाँ का मालिक बोलता है कि ये मेरी टीवी रिटर्न कर दे और साथ में कोर्ट में जुर्माना भर दे, मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूँ। तो ऐसे केसेस सेटल किए जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे फैमिली कोर्ट के केसेस हो गए कि दो यहाँ पे किसी के जो फैमिली है उसमें घर के बंटवारे को लेके झगड़ा है, ठीक है, डाइवोर्स को लेके झगड़ा है, मैरिज को लेके प्रॉब्लम्स है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेटल की जा सकती हैं। प्रिंसिपल कहाँ से निकल के आए? तो गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पर बेस्ड है। जैसे गांधी जी सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइजेशन की बात करते थे, उस पर बेस्ड ये कंसेप्ट निकल के आया। ये आप ये बोल सकते हो एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ठीक है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें से एक लोक अदालत भी है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, जब आप ट्रीटीज़ वगैरह साइन करते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे कोर्ट्स ऐसे हैं। जैसे आप बार बार वियना कन्वेंशन का जिक्र सुनते हो, तो वियना कन्वेंशन में जैसे आपने सुना होगा कि वहाँ पे क्या है, जैसे सपोज पाकिस्तान कोई भी हरकत करता, तो इंडिया पाकिस्तान आपस में भी बात कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, थर्ड फोरम पे भी जाते हैं। तो जब हम थर्ड फोरम पे जाते हैं, वो होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। इसके अंदर 4-5 चीज़ें आएंगी, इन फ्यूचर कभी हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी प्रीलिम्स के हिसाब से उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फ़ायदा क्या है इससे? तो बहुत जल्दी केसेस की सुनवाई हो सकती है, कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में हो जाता है, और सबसे मेन चीज़, किसी भी तरीके का कोई पैसा खर्च नहीं होता है, तो इनएक्सपेंसिव भी है। डिसीजन मायने कैसे रखता है? तो इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड की गई है, बाकायदा लीगल सर्विस एक्ट के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है, तो लीगली भी ये वैलिड है। तो यहाँ पे इस एक्ट में बोला गया कि लोक अदालत बनाई जाएंगी, जैसे हमने एनएलएसए में देखा। लोक अदालत के जजेस कौन होंगे? जो ऑलरेडी जज अभी सर्व कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं, या जो जज रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी यहाँ पे बिठाया जा सकता है, या फिर एजेंसी मतलब एनएलएसए ने किसी पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट किया है, उसको भी यहाँ पे जज बनाया जा सकता है। कौन कौन होगा इसमें? तो एक तो जज होगा, ये कंफर्म हो गया। इसके अलावा एक जुडिशल ऑफिसर, ये जज भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर ये जज आ गया तो फिर जुडिशल ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एजेंसी कोई थर्ड पर्सन को भी बिठा सकती है ना। तो जुडिशल ऑफिसर होगा एक एडवोकेट होगा और एक सोशल वर्कर होगा। इन तीन के कॉम्बिनेशन से ये कोर्ट चलेगी। कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट कहाँ कहाँ पे होगा? तो पहला तो जो पेंडिंग केसेस हैं उनमें, ठीक है। दूसरा प्री लिटिगेशन स्टेज पर है, जैसा मैंने पहले बताया। नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, मतलब ऐसे केसेस जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने बताया वही मर्डर जैसे जो केसेस हो गए वो। इसके अलावा सीआरपीसी के अंदर भी इसको कुछ पावर्स दिए गए हैं जिसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट कर सकते हैं। या एक मेजर अगर हम पावर की बात करें, तो जैसे सीआरपीसी में है कि जब भी कोई केस आता है तो तुरंत चार्जशीट दायर करो, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड रिलीफ होता है थोड़ा सा, कि इंस्टेंट अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोर्ट फिर भी फैसला सुना देगा, बाद में जाके उन चीज़ों को मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो ये सीआरपीसी के जो पूरे सिविल्स लॉ है या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर है, उन सबको पूरे तरीके से फॉलो नहीं करना होता है यहाँ पे। अब क्या हुआ, जब हमने देखा कि ये लोक अदालत आई, तो लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केसेस भी बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। कोर्ट से भी बर्डन कम हो रहा है यहाँ पे, तो बर्डन लेस हो रहा है, पब्लिक को भी पसंद आ रहा है यहाँ पे, इनएक्सपेंसिव भी है। तो फिर हमने बोला कि ऐसे लोक अदालत बराबर लगनी चाहिए, तो फिर हम परमानेंट लोक अदालत का कंसेप्ट लेके आए। एक्ट को हमने अमेंडमेंट किया 2002 में, हमने बोला अब कुछ परमानेंट लोक अदालत होंगी, जो अभी फ्री मतलब ऐसे पार्ट टाइम बेसिस पर हो रही थी, अब वो परमानेंटली ऑर्गेनाइज की जाएंगी। क्रिएट करने का रीज़न क्या था? तो वही फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। पहले हमने इनको लगा के देखा तो अफेक्टिव प्रूव हुई, तो अब जो चीज़ बेहतर परफॉर्म कर रही है तो हमें आगे लेके जाना था। कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे यहाँ पे कंसेप्ट पे चलता ही है, तो जो डिले है वो टल जाता है, यहाँ पे बिना मतलब का कोई डिले नहीं होता है। प्री लिटिगेशन केसेस पर ही अगर सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली जो पब्लिक सर्विसेज हैं या जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनका वेस्टेज नहीं होता, कोर्ट का टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है। दूसरे इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं, जैसे ये प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही अगर सेटलमेंट हो रहा है तो मतलब कोर्ट में जाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ही नहीं, तो कोर्ट का भी टाइम बचता है, वर्डन भी बचता है, पैसे भी बचते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन पावर रिसोर्स जो वहाँ पे लग रहा है वो पूरा बच जाता है। फीचर्स की बात करें तो या तो डिस्ट्रिक्ट जज होगा इसमें, या फिर एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा जो इसका चेयरमैन होगा, या फिर इसके बाद अब यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन भी आ सकता है, 2 पर्सन्स ऐसे होंगे इसमें इनके साथ जिनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी इसकी, तो यहाँ पे जो एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उससे ज़्यादा पे इसकी ज्यूरिसडिक्शन होगी। 10 लाख तक के केसेस यहाँ पे ये सुन सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे मान के चलो नगर निगम आ गया या नगर पालिका का ले लो, नगर पालिका ने किसी के घर का तोड़फोड़ कर दी, तो उस पर्सन ने वहाँ पे नगर पालिका के अगेंस्ट केस कर दिया, तो वो इस परमानेंट लोक अदालत में जा सकते हैं। जैसे अभी देखो कंगना रनौत का घर तोड़ा था ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वो हाई कोर्ट गई थी वहाँ पे, लेकिन नॉर्मल केसेस में ये सीधा कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे लोक अदालत में, ठीक है। अब जैसे कंगना रनावत का घर भी तो 10-20 करोड़ का था ना, यहाँ पे इनने बोला 10 लाख तक का अगर केस है तो उसमें आप लोक अदालत जा सकते हो। सेंटर चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा भी सकती है, अभी प्रेजेंट में ये 10 लाख है। कंपाउंडेबल केसेस में इनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वही जो जिनमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा, तो पहला तो होता है सेटलमेंट के बेसिस पे, कि पहला तो जस्ट ये ट्राई करता है कि दोनों पार्टीज यहाँ पे एग्री हो जाएं सेटलमेंट के लिए, कि दोनों को बैठा के बातचीत करेगा कि भाई मान जाओ। इन केस अगर नहीं मानता है वो, तो देन मेरिट पे मूव करेंगे कि जज पहले पूरे केस की स्टडी करेगा और फिर जो भी यहाँ पे उसको जो भी होल्डर है वहाँ पे, जो आर्ग्यूमेंटर है या प्लीडर है, जो भी उसको बेस्ट लग रहा है उसके फेवर में फिर वो जजमेंट देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो भी जजमेंट दिया जा सकता है वो फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन होगा, मतलब यहाँ पे इनको मानना ही मानना पड़ेगा, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते हो। फिर आते हैं आपके फैमिली कोर्ट्स, ठीक है। तो पहले हमने देखा नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर हम आए लोक अदालत पे। अब लोक अदालत के बाद आ जाते हैं फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट्स का मेन जो पर्पस है वो है मैरिज और डाइवोर्स रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको सेटल आउट करना। इसके अलावा जो फैमिली अफेयर्स हैं उनको सेटल आउट करना। फैमिली अफेयर्स में कैसा हो गया, तो सबसे मेजर जो इनके पास केसेस आते हैं वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ठीक है, कि घर पे प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो गया, उनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। दूसरे केसेस ऐसे आते कि घर का एक कोई मेंबर है, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है कि जो ओल्ड एज ग्रुप रहते हैं घर के अंदर उनको घर से निकाल दिया। तीसरा क्या आता है, फ्रॉजरी या फ्रॉड के केस आ जाते हैं आपके, कि जैसे फैमिली में क्या हुआ, प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ज़बरदस्ती किसी ने अपने नाम करा लिया, धोखे से कुछ ट्रांसफ़र करा लिया, तो इस तरीके के जितने भी केसेस रहेंगे ये आते हैं फैमिली कोर्ट्स के अंदर, ठीक है। इन केसेस में टाइम बहुत लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इनको सॉल्व करने में ज़्यादा लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये केसेस से क्या हो रहा था, नॉर्मल कोर्ट पर बर्डन बढ़ रहा था, तो बहुत लंबे टाइम से ये डिमांड थी कि ऐसे फैमिली कोर्ट्स खोला जाए। तो फाइनली क्या होता है, इन कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है, और इनकी रिकमेंडेशन भी की थी 59th लॉ कमीशन ने कि फैमिली कोर्ट्स हमारे देश में होने चाहिए। तो बाद में सीआरपीसी को अमेंड किया गया और फैमिली कोर्ट्स का कंसेप्ट लाया गया। रीज़न या ऑब्जेक्टिव्स की क्या है इनको बनाने के, तो सबसे पहला मेजर रीज़न तो ये है कि ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, ठीक है, मतलब इनके पास एक्सपर्टीज़ होगी फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने की, ठीक है। दूसरा क्या है, ये स्पीडी ट्रायल्स करते हैं, फटाफट सुनते हैं और डिसीजन देते हैं, तो स्पीडी यहाँ पे ट्रायल्स होते हैं, तो स्पीडी डिसीजंस हैं, इसलिए भी ये इफेक्टिव है। कॉन्सिलिएशन के मैकेनिज्म पे काम करते हैं बेसिकली सेटल, और मैंने जो हमने मेरिट वाला देखा कि पहला इनका काम रहता है कि सेटलमेंट से अगर काम चल जाता है तो ठीक है। जैसे सपोज डाइवोर्स के केसेस आए, आपने जैसे ये देखा होगा टीवी वगैरह में भी ऐसे प्लेज आते हैं ड्रामास, तो उनमें दिखाया जाता है कि कोर्ट पहले कोशिश करता है कि दोनों को सेटल आउट करे, ठीक है,
क्योंकि इनका मेन वही है कि जैसे अब मान के चलो कोई हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो रहा है तो उसका मेजर इफेक्ट किस पे पड़ेगा, उसके चिल्ड्रंस पर। तो वो पहले कोशिश ये करेगा कि दोनों मिलके यहाँ पे रहें। जब फाइनली कुछ नहीं हो पाएगा तो देन वो मेरिट के बेसिस पे डिसाइड करेगा। तो कॉन्सिलिएशन का मैकेनिज्म यहाँ पे लेके चल, इनएक्सपेंसिव है क्योंकि डायरेक्टली एक्सेसिबल है, और जैसे लोक अदालत में होता है कि पेपर वर्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, सेम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और इनफॉर्मल है, वही चीज़ें जो अभी तक हमने बात की। हम लेके आए फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, जिसमें बोला गया कि फैमिली कोर्ट्स बनाए जाएंगे स्टेट में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके जहाँ कहीं पे भी उसको फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश करनी है कर सकती है। फिर इसमें हमने ये लिख दिया कि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी या बाइंडिंग है कि हर एक शहर या हर एक टाउन में एक एटलीस्ट फैमिली कोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा उनकी श्रद्धा भक्ति है, जहाँ पे भी वो एस्टेब्लिश करना चाहे अदर एरियाज़ में कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन और सेटलमेंट सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि अगर इसमें वो सॉल्व हो सकता है तो पहले सेटलमेंट या कॉन्सिलिएशन के थ्रू ही जाए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर बाद में दूसरे प्रोसीजर्स पर मूव करेंगे। इनिशियली कोई रिजिड प्रोसीजर नहीं होगा। जो सोशल काउंसलर्स हैं, एजेंसीज हैं, उनको अपने साथ एसोसिएट करेंगे ताकि जो ग्रुप्स रहेंगे वहाँ पे उनके लिए ईजी हो जाए। मेडिकल एक्सपर्ट की भी ये सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब फैमिली कोर्ट में जैसे कोई चीज़ ऐसे आ रही कि किसी को मान के चलो घर पे, जैसे आपने बोला डाउरी के केसेस हैं, तो डाउरी के केसेस में किसी ने केस फाइल किया कि मेरे साथ घर पे मार पिटाई होती है, तो वहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट को लाना पड़ेगा उस चीज़ को वेरीफाई करने के, ठीक है। या जनरली जैसे फैमिली के अंदर कोई ऐसा आया, हरासमेंट का केस आया, तो उसको भी वेरीफाई, अब जैसे हरासमेंट का केस है तो इनिशियली देख के ये समझ जाएगा, बाद में रेफ़र कर देगा उसको कहाँ पे, अपर कोर्ट्स में, क्योंकि ये उनके अंदर पावर ही नहीं है इसको सुनने के। रूल्स और प्रोसीजर एकदम सिंप्लीफाइड रहेंगे ताकि लोग इसको इजीली समझ सकें। जो भी इनके डिसीजन होंगे ये बाइंडिंग और फाइनल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक अपील होती है हाई कोर्ट में। आप हाई कोर्ट जा सकते हो, वहाँ पे एक अपील कंडक्ट की जा सकती है। फिर आता है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में। तो हमने अभी क्या है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही थी तो हमने बोला लोक अदालत में आओ। लोक अदालत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बर्डन ज़्यादा था क्योंकि फैमिली मेम्बर्स पहुंच रहे थे, तो हमने बोला फैमिली कोर्ट्स में आओ आप। तो जिला लेवल पे तो तालुक लेवल पे तो हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। अब बात आती है गांव लेवल पे, तो हम लेके आए ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, जिसमें हमने बोला कि अब हम गांव लेवल पे सारी ये लीगल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिर वही चीज़ 39A में लिखा था फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हुई थी 14 में, तो गांव वालों को भी ये अधिकार है। तो इसीलिए हमने एडीआर का यूज़ किया, ठीक है, एडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो हमने पहले ही भी बात की है कि गांव लेवल पे भी अब हम कोर्ट्स बनाएंगे। लॉ कमीशन ने अपनी 114th रिपोर्ट में इसको रिकमेंड किया था कि गांव लेवल पे भी ग्राम न्यायालय होना चाहिए ताकि गरीब के घर तक जस्टिस पहुंच सके, ठीक है। तो जस्टिस एट डोर स्टेप के कंसेप्ट से ग्राम न्यायालय बनाए गए ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंदर। इसमें क्या होगा, तो एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा जो कि फर्स्ट क्लास रैंक का होगा, प्लस एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। दोनों को अपॉइंट कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। किसके साथ डिस्कस करके, हाई कोर्ट के साथ। तो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके दोनों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ग्राम न्यायालय होंगे इंटरमीडिएट लेवल पर, मतलब जैसे जो आपके तहसील हो गए उस लेवल पर आपके ग्राम न्यायालय को एस्टेब्लिश किया जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा वो हाई कोर्ट के अंदर एज अ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। ये मोबाइल कोर्ट्स होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ये एक यहाँ पे कोई कैंपस हो गया तो बस वहीं पे बैठ के ये रह गए। ये किसी भी कैंपस में जाके बेसिकली ये जो जज है कहीं पे भी जाके केसेस सुन सकते हैं, ठीक है। इवन सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस ये सुन सकते हैं, ठीक है। बस इनका क्या रहेगा, जो सीट रहेगी वो इंटरमीडिएट लेवल पर है, लेकिन ये चाहे तो गांव पर भी जा सकते हैं और वहाँ पे जाके केसेस को सुन के उनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जो क्रिमिनल ट्रायल्स रहेंगे उनमें ये समरी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो समरी प्रोसीजर क्या होती है कि बेसिकली जो जैसे चार्जशीट फाइल होती है तो उस टाइम पे पूरे केस की पूरी फाइल देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक बस क्रक्स सुन लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था और ये उसके बेसिस पे ये डिसीजन दे सकते हैं। तो क्रिमिनल केसेस में समरी प्रोसीजर को ये फॉलो करेंगे।
इसके बाद कॉन्सिलिएशन और सेटलमेंट पहला स्टेप होगा कि सेटलमेंट से काम हो रहा है तो नहीं, ठीक है, फिर रिजेक्ट प्रोसीजर अपनाएंगे। ये एक्चुअल कोर्ट जैसे ही काम करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, बट ये एक्चुअल कोर्ट्स हैं तालुका लेवल पर। इनका जो जजमेंट है उनको एज अ डिक्री ट्रीट किया जाएगा, मतलब ये भी एक लीगल फ्रेमवर्क होगा। अगर इनने कोई जजमेंट दे दिया तो वो बाइंडिंग होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर बस ये काम करते हैं। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, तो एविडेंस एक्स यहाँ पे जिसमें बोला जाता है कि जब भी आप कोर्ट में जाते हो तो आपको एविडेंस दिखाने पड़ेंगे, वो चीज़ यहाँ पे बाउंडेबल नहीं है, ठीक है। जज के मन में अगर लग रहा है कि ये चीज़ गलत है तो वो उसके बेसिस पे भी डिसीजन दे सकता है। अपील कहाँ होगी? तो क्रिमिनल केसेस में जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट रहेगा वहाँ पे आप अपील कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि 6 महीने का टाइम दिया गया है, 6 महीने में ही अपील करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर वो आप अपील नहीं कर सकते। तो सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं? तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम्स है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उतना ज़्यादा इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर्स का जो रिलक्टेंस है वो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, जो स्टेट जो फंक्शनरीज हैं वो भी थोड़े से यहाँ पे इन चीज़ को लेके थोड़े से डल हैं। अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं हो रही हैं, ठीक है, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़, क्योंकि हर चीज़ फ्री है, जहाँ पे पैसा नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट और कोई भी वहाँ पे एंटर नहीं करना चाहता है। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा यहाँ पे हर कोर्ट के बाहर एक उसकी बार होती है, ठीक है, यहाँ पे एडवोकेट्स और ये सारे होते हैं जो इसके मेंबर्स बनाए जाते हैं। तो बेसिकली इनको बार से भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो कोर्ट्स की बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो इस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके साइड से भी थोड़ा हल्का ही रेस्पॉन्स है। तो इस वजह से भी ये कोर्ट, और ये केवल इसमें बात नहीं हो रही, ये सारे का है, लोक अदालत, फैमिली कोर्ट, ग्राम न्यायालय, इन सब की बात है, तो उतना रेस्पॉन्स इन पे अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या रहा है, कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन की। जैसे तालुक लेवल पर क्या हो गया कि यहाँ पे मान के चलो, जैसे एक जो कोई जैसे दो तालुक हैं, तो कोई गांव में केसेस सुनने जा रहे हो तो हो सकता है एक ही टाइम पे दो जज वहाँ पे चले गए, उनने बोला ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, उनने बोला ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन में, तो ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड नहीं हो पा रही तालुक लेवल पर कि कौन केसेस सुनेगा। फिर लोकल एरियाज़ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, ठीक है। जैसे हो सकता है कि वहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो, बाहुबली टाइप का सिस्टम हो, तो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब पुलिस से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर जजेस क्या ही कर लेंगे, ठीक है। फिर गांव लेवल पर क्या होता है, नोटरीज या बेंडर्स अवेलेबल नहीं होते, तो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है जब वो ही अवेलेबल नहीं है तो इसको परफॉर्म कैसे करोगे? तो ये हमारे मेजर पार्ट था जिसमें हमने सारे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स, दैट इज आपके फैमिली कोर्ट, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत और एनएलएसए, इनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में जो बीच में कोर्ट्स दिए थे इनको और डेप्थ में एक बार बता देता हूँ को। हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट लाया गया, ठीक है। मुंबई पर जब अटैक होता है, मुंबई अटैक होता है, उसके बाद एक यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि जितने भी इस तरीके के केसेस हैं उनकी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो हमने बोला कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन होगी तो यहाँ पे इनको ये पावर भी दिए गए कि आप अपनी एक टीम बना सकते हो, और वो टीम चाहे तो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है अगर उसको वहाँ पे कोई डाउट दिखता है या कन्विक्ट होता है। अब जैसे किसी को अरेस्ट किया, अब उसकी कस्टडी बढ़ानी या कुछ भी करनी है, तो डायरेक्टली किसी और को कोर्ट में मूव ना करके इस एक्ट के अंदर ही बोला गया कि इस तरीके के जो भी केसेस रहेंगे, जैसे जो टेररिज्म या इंडिया को हार्म करने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए एक एनआईए कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो इससे डील करेगा। दूसरा हमने बोला सीबीआई कोर्ट। तो जब सीबीआई एक्ट लाया गया तो उसमें बोला गया, जितने इनिशियली तो देखो सीबीआई का जो काम था वो यही था कि जो मेजर केसेस हैं, जो टेररिज्म या फिर बाद में आप देखो जो मेन होते हैं, जो बाहर से जो स्पाइज आते हैं उनको ट्रैक डाउन करना, ये सब धीरे धीरे करके फिर इसके काम बढ़ाए गए। जैसे बाद में इसको बोल दिया गया कि अब आप जो वीआईपी केसेस होते हैं उनको भी लोगे, फिर सेंटर के भी, फिर स्टेट में भी, तो धीरे धीरे करके इसका नंबर बढ़ाते गए। बाद में क्या हुआ, करप्शन के केसेस भी दे दिए गए इनको।
तो जब इतने सारे केसेस बढ़े तो बोला गया कि सीबीआई की का मेन मकसद क्या था कि ताकि स्पीडी ट्रायल हो, तो उसके लिए बोला गया सीबीआई कोर्ट भी एक बनाई जाएगी। तो सीबीआई से रिलेटेड जितने केसेस होते हैं वो सारे सुनती है सीबीआई कोर्ट। फिर अब जब बच्चों पे केसेस वाली बात आई तो इसके लिए बोला कि बच्चों के केसेस अलग होंगे। तो 18 से बिलो जिन भी लोगों पर क्राइम हो रहा है, ठीक है, या जो लोग क्राइम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी केसेस रहेंगे वो पॉक्सो कोर्ट में सुने जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें निर्भया केस की, तो उसमें से एक जो था वो नाबालिग था, तो उसकी हियरिंग जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल पर नहीं हुई है, उसकी हियरिंग हुई है पॉक्सो लेवल पर, ठीक है। वहीं से फिर डिसीजन आएगा यहाँ पे। तो जो बच्चों से रिलेटेड केस रहेंगे, बच्चों की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे 18th, नॉर्मल सारे केसेस में 18th है, लेकिन इस एक्ट में रिफॉर्म कर दिया कि जो हीनियस क्राइम होंगे, ठीक है, जैसे निर्भया केस हुआ, तो इस तरीके का अगर कोई हीनियस नेचर का क्राइम हो रहा है तो इसमें जो एज कंसीडर की जाएगी वो 16th ईयर कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 16 की उम्र से नीचे वाले होंगे हीनियस क्राइम में, और बाकी नॉर्मल क्राइम्स में 18 तक। ड्रग रिलेटेड केस के लिए एनडीपीसी, टूरिज्म के लिए टाडा कोड, पोटा कोड भी बनाई गई थी लेकिन वो ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेजर आपके ये सारे कोड्स हो गए। तो आई होप यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोड का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी एक हफ्ते तक जो हमारी क्लासेस होंगी ये 7 PM वाली, इनमें थोड़ा सा मिक्सचर रहेगा, ठीक है। कभी पॉलिटी की वीडियो आएगी, कभी ज्योग्राफी की आएगी। अल्टीमेट गोल तो आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो सिलेबस तो हम कंप्लीट कराएंगे ही पूरा क्रैश कोर्स वाला। तो अभी आपका ये इस तरीके से चलेगा कि आपकी पॉलिटी और ज्योग्राफी का मिक्सचर रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद 14th के अराउंड मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा, 14-15 के बाद। तो फिर हम सारी चीज़ें और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। किसी भी तरीके का कोई डाउट निकल के आए तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना, कल वाली क्लास में मैं फिर इंक्लूड कर लूँगा उसको, ठीक है। तो कोई डाउट होता है वहाँ पे बता सकते हो। दूसरा, एक मैं नया कंसेप्ट ट्राई कर रहा हूँ, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर एक डिस्कशन ग्रुप बना देते हैं आपका, चैनल से ही लिंक करके। तो कुछ डाउट्स वाउट्स आपके निकलते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग वो पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप भी बना रहे हैं, चैनल के साथ ही उसको लिंक करेंगे, तो जितने मेंबर्स टेलीग्राम पे हैं वो उस डिस्कशन ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट निकलता है, कोई नई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो, या आपको लगता है कि ये नई चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, इनको पढ़ाया जाए, ठीक है, ये आप अपने एडवाइस, कमेंट्स, डाउट सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जैसे ही वो ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से आप उसको पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।